हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। माफ़ कीजिएगा, काफ़ी डिले हो गया वीडियो अपलोड करने में। आप लोगों को बताया था जैसा टेलीग्राम पर, घर पे प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, सिस्टर की शादी थी, तो उसके चलते गांव गया हुआ था। बट अब कोई नहीं, यूपीपीसीएस का पेपर वैसे भी डिले हो चुका है ना। अब पर्याप्त समय है आप लोगों के पास, तो इस समय को बढ़िया से यूज कीजिए। जुलाई के मंथ में कंडक्ट होगा अब एग्ज़ाम, और आज से हम लोग यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। ये दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। टेस्ट नंबर 1 ये 2024, ठीक है। 2024 ये कोडिंग देखिए, 2024-01 इसका टेस्ट नंबर 1 है, ठीक है, 2024 का। वैसे आप लोगों ने ये सारी टेस्ट सीरीज देख ली होंगी, क्योंकि इनको तो काफ़ी पहले लॉन्च कर दिया था ये दृष्टि ने। बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ लेंगे तो आपका काफ़ी रिवाइज हो जाएगा। और इस टेस्ट में पूरा आपको हिस्ट्री मिलेगा, ठीक है। हिस्ट्री और आर्ट और कल्चर के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। दूसरा टेस्ट कंप्लीट ज्योग्राफी का है। इसी तरीके से आगे फिर हम लोग करते रहेंगे। इतिहास है ना, इतिहास, कला और संस्कृति, ठीक है। और ये बाइलिंगल है, ये अच्छी बात रहती है दृष्टि में कि एक तरफ इंग्लिश मिल जाता है, एक तरफ हिंदी मिल जाता है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ साथ में देखते रहते हैं। बट इसमें थोड़ा फॉन्ट छोटा हो जाता है, तो उसको मैनेज कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन इलाहाबाद की संधि के बारे में पूछा है। इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये सारी चीज़ें बताना है। अब यहाँ पे इलाहाबाद की संधि के बारे में पूछा है, तो इसके बैकग्राउंड में हम लोग कुछ फैक्ट देखते हैं, ठीक है, ताकि और भी चीज़ें स्पष्ट हो सकें। इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, ठीक है। और 1765 से पहले आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, जैसे कार्नाटिक वॉर देखी है, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे कार्नाटिक वॉर पढ़ा है। उसके बाद फिर आपने बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा है, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा है। और तीसरे नंबर पे 1765 से पहले आपने बक्सर का युद्ध पढ़ा है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हम लोग समझते हैं। अगर कर्नाटक वॉर की बात करें, कर्नाटक युद्ध की बात करें, तो यहाँ पे 3 युद्ध होते हैं। इसको देखिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1740 से 1748 से पहला कर्नाटक वॉर था। फिर 1749 से शुरू होता है 1753 तक, ये दूसरा कर्नाटक वॉर शुरू होता है। और फिर तीसरा कर्नाटक वॉर होता है 1758 से 1763। ये 3 आपको ईयर याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है आप लोगों को पता है, यहाँ पे ब्रिटिश ही जीतते हैं। और ये जो जीत है कर्नाटक वॉर की अंग्रेजों की, यहाँ पे ब्रिटिश को क्या कर देता है, ये वॉर ट्रेड में सुप्रीमेसी दे देता है। इसलिए बोला जाता है कि कर्नाटक वॉर ने यहाँ पे अंग्रेजों का व्यापार जो था वो बहुत अच्छे से स्थापित कर दिया था, ठीक है, वेल स्टेब्लिश हो चुका था ट्रेड। और अगर बैटल ऑफ प्लासी की बात करें, जो 1757 में होता है ना, 1757 में यहाँ पे ब्रिटिश का जो अंपायर था, यहाँ पे फाउंडेशन यानी नींव डल गई थी उनके साम्राज्य की। बैटल ऑफ प्लासी इसके लिए जाना जाता है। और बक्सर की अगर बात करें 1764, ठीक है, 1764 किस लिए जाना जाता है, यहाँ पे तो वो मास्टर ही हो जाते हैं, बंगाल के मास्टर हो जाते हैं, बिहार के मास्टर हो जाते हैं, उड़ीसा के मास्टर हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3 वॉर की आपको यहाँ पे की पॉइंट्स याद रखना है। और उसके बाद बक्सर के बाद फिर 1765 यहाँ पे इलाहाबाद की संधि होती है। और यहाँ पे 2 संधियाँ होती हैं, ठीक है। 1765 में आपको ध्यान रखना है 2 संधियाँ होती हैं। एक होती है एम्परर के साथ, यानी शासक जो थे, मुगल सम्राट जो थे। और दूसरी संधि होती है जो बंगाल के नवाब थे, शुजा-उद-दौला, ठीक है, शुजा-उद-दौला। और एम्परर कौन थे, शासक कौन था, यहाँ पे एम्परर शाह आलम थे, ठीक है, शाह आलम द्वितीय। तो अंग्रेजों के द्वारा नवाब के साथ अलग शर्तें रखी जाती हैं 1765 की इलाहाबाद की संधि में, और शाह आलम के साथ अलग शर्तें रखी जाती हैं। यही हमें शर्तें पढ़नी है कि नवाब के साथ क्या बातें हुई थी और शाह आलम के साथ क्या बातें हुई थी। शुजा-उद-दौला के साथ जो ट्रीटी हुई इलाहाबाद की संधि, इसमें जो शर्तें थी, इसमें सबसे पहली बात आपको याद रखना है, इलाहाबाद और कारा का जो क्षेत्र था ये सरेंडर कर दिया था, ठीक है। शुजा-उद-दौला ने किसको सरेंडर किया था, मुगल एम्परर को, यानी शाह आलम द्वितीय को दे दिया था। दूसरी बात यहाँ पे क्या थी, नवाब के साथ जो ट्रीटी हुई है, ठीक है, ये नवाब के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। पहली ट्रीटी का मतलब पहली शर्त इलाहाबाद और कारा का क्षेत्र दे दिया। दूसरी शर्त थी यहाँ पे 50 लाख रुपए की, ठीक है। 50 लाख रुपए भी आपको हट जाने के तौर पर देना है, यानी शुजा-उद-दौला को पे करना था अंग्रेजों को, जो युद्ध में क्षतिपूर्ति हुई है उसके लिए 50 लाख। ये 50 लाख अमाउंट आपको याद रखना है भाई। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा है, 50 लाख की जगह वो 60 लाख लिख देगा, 70 लाख लिख देगा, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है थोड़ा 50 लाख का। तो ये 2 मेन शर्तें आपको याद रखना है शुजा-उद-दौला के साथ। शाह आलम के साथ देखिए, शाह आलम के साथ अंग्रेजों ने यहाँ पे शर्तें रखी हैं कि शाह आलम साहब जो हैं वो रहेंगे इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में रहेंगे, कंपनी के प्रोटेक्शन में रहेंगे। ये पहली शर्त थी शाह आलम द्वितीय के साथ। दूसरी शर्त थी यहाँ पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, ये जो 3 क्षेत्र थे इसकी दीवानी भी दे दी, दीवानी राइट्स भी दे दिए गए, ठीक है, शाह आलम द्वितीय के द्वारा अंग्रेजों को ये दीवानी राइट्स मिल गए। अब यहाँ से अंग्रेज रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करेंगे, पैसा कमाएंगे। और बदले में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को क्या दिया, 26 लाख रुपये दिया, ठीक है, 26 लाख रुपये यहाँ पे बात हुई। और ये हर साल देना था, ठीक है, पर एनम था। ये 26 लाख कौन देगा, ये अंग्रेज देंगे शाह आलम द्वितीय को, और बदले में दीवानी राइट्स अंग्रेजों ने ले लिए इनसे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। ये आपको 2 ट्रीटी याद रखनी है, एम्परर के साथ और नवाब के साथ। ट्रीटी एक ही थी लेकिन 2 लोगों से की गई थी। इतना क्लियर है। और ये 17 और 18वीं सेंचुरी की बात हो रही है।
बंगाल पे यहाँ पे क्यों यहाँ पे मतलब मार पड़ी थी, इसकी वजह आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि बंगाल उस समय का मोस्ट फर्टाइल रीजन था, रिचेस्ट प्रोविंस माना जाता था। उस समय का बंगाल जो था वो बांग्लादेश, बंगाल हुआ, बिहार हुआ, उड़ीसा, ये पूरा क्षेत्र बंगाल ही बोला जाता था, ठीक है। और जो पावर थी वो नवाब के पास थी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत था बंगाल का, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत किया जाता था। यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा था, टेक्सटाइल का प्रोडक्शन अच्छा था, टेक्सटाइल हुआ, यहाँ पे अगर सिल्क की बात करें सिल्क हुआ, साल्ट पीटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, साल्ट पीटर, तो ये अच्छी खासी मात्रा में बंगाल में होता था, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छी मात्रा में होता था, साल्ट पीटर का, राइस का, इंडिगो का, है ना, जो नील की खेती होती थी, काली मिर्च का, है ना, शुगर का, सिल्क का, टेक्सटाइल का, और हैंडीक्राफ्ट ये जो प्रोडक्ट थे, इन सभी का यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो इस रीजन से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अच्छी खासी प्रॉफिटेबल चल रही थी। आप एक फैक्ट पढ़ के तो बिल्कुल चौंक ही जाएंगे कि पूरे एशिया से जितना भी एक्सपोर्ट किया जाता था ट्रेड, है ना, उसमें से 60% तो सिर्फ बंगाल का हिस्सा था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी कितना प्रॉफिट में आ जाएगी। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, अगर कंपनी प्रॉफिट में आ रही है बंगाल से, यानी वो बंगाल को पूरा खाली कर दे रही है ना, तो इसका मतलब ये भी है कि शुजा-उद-दौला का जो वहाँ पे साम्राज्य है, वहाँ पे जो सरकार है, यानी गवर्नमेंट का रेवेन्यू, वो क्या होगा, उसकी तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी ना, वो बिल्कुल कम हो जाएगा। और यही वजह थी, यही कॉन्फ्लिक्ट की वजह थी। कुछ सालों बाद जब गवर्नमेंट यहाँ पे ह्यूज लॉस में आई, तब इनकी आंखें खुली। अल्टीमेटली जो रीज़न है ना वो है बस पैसा, ठीक है, मेन रीज़न यही है, पैसे का, पैसा ही कॉन्फ्लिक्ट की जड़ थी। तो इतनी बातें हम लोग को इलाहाबाद की संधि में जानना था, हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे रेज कर रहा हूँ और फिर हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इलाहाबाद और कड़ा सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया, बिल्कुल ठीक है, ये हम लोगों ने सीखा। दूसरा स्टेटमेंट है, शाह आलम द्वितीय ने युद्ध खर्च की भरपाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी देने का फरमान जारी करने पर सहमति व्यक्त की। अब देखो यहाँ पे बंगाल और बिहार लिखा, यहाँ पे उड़ीसा नहीं लिखा है इन्होंने, तो उड़ीसा भी लिखना चाहिए था, क्योंकि तीनों प्रोविंस की यहाँ पे दीवानी राइट्स दिए गए थे। तो उड़ीसा होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, सिर्फ बंगाल और बिहार लिखा है इसलिए गलत हो गया। तो केवल सही है, सही पूछा है, ठीक है, तो केवल एक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दूसरा पढ़िए। दूसरे प्रश्न में यहाँ पे निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके अधिनियम के वर्ष के संबंध में काल के अनुसार यहाँ पे व्यवस्थित करना है। कारखाना अधिनियम, ये 1947 में आया था। शारदा एक्ट, ये 1929 में आया था, आसान है। दहेज निषेध 1961 की बात है। और विशेष विवाह अधिनियम इन 1954, ठीक। तो ये यहाँ पे क्रोनोलॉजी होगी इसकी। तो यहाँ पे एक दो बातें और भी सीख लेते हैं। 1947 में जो फैक्ट्री एक्ट आया, इसमें ये अल्टीमेटली किसके लिए था, ये रेगुलेशन के लिए था। क्या चीज़ रेगुलेट करनी थी, यहाँ पे वर्किंग आवर्स रेगुलेट करना था, ठीक है, वर्कर्स के जो वर्किंग आवर्स हुआ करते थे उसके रेगुलेशन की बात की गई थी। दूसरा है शारदा अधिनियम। शारदा तो समझ रहे हैं ना, शारदा एक इंसान थे, उनका नाम है हरविलास, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हरविलास शारदा, ये स्पॉन्सर थे, ठीक है, स्पॉन्सर थे। और इसकी खास बातें तो आप जानते ही हैं। यहाँ पे जो मैरिज की उम्र थी लड़कियों की और लड़कों की, यहाँ पे फिक्स की गई थी। गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पे 14 साल फिक्स किया गया था, और बॉयज़ की बात करें तो ये 18 ईयर्स यहाँ पे फिक्स किया गया था। क्लियर है? और दहेज निषेध में तो समझ ही रहे होंगे, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति डिमांड करता है दहेज की तो ये एक्ट उसका जो है वो पनिशेबल माना जाएगा। इसमें इम्प्रिजनमेंट भी था, जेल भी थी 6 महीने की कम से कम, और उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता था 2 साल के लिए। और लास्ट है विशेष विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट, ये सभी के लिए था, ठीक है, सभी धर्मों के लिए था। जैसे हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू से रिलेटेड है, जबकि ये जो विशेष विवाह अधिनियम है ये सारे रिलीजन से संबंधित है। ये 1954, ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी मिला लेना। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, पॉज कर लेना वीडियो को, क्रोनोलॉजी मिला लेना। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार में 1857 के विद्रोह को दबाया? बिहार का पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे सभी को रिवाइज कर लीजिए एक बार, क्वेश्चन देखो पूछा जाता है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो ब्रिटिश अधिकारी था उसका नाम था जॉन निकोलसन। लखनऊ, ये यहाँ पे हेनरी लॉरेंस था। बरेली और कानपुर की बात करें तो यहाँ पे कॉलिन कैंपबेल था। झांसी, यहाँ पे ये जनरल ह्यू रोज, ठीक है, ये तो बहुत पूछा गया है झांसी का। इलाहाबाद की बात करें, इलाहाबाद और बनारस की बात करें तो यहाँ पे ये जो कर्नल ओन सेल था, इसका नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन में बिहार के बारे में पूछा है तो यहाँ पे ब्रिटिश अधिकारी था विलियम टेलर। क्वेश्चन में विलियम टेलर आपको दिख जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। और जो हमारे नेता थे उनको भी जल्दी रिकॉल कर लीजिए। दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। लखनऊ में बेगम हजरत महल, आसान है। कानपुर में नाना साहब थे। झांसी की अगर बात करें, झांसी और ग्वालियर तक की अगर बात करें तो लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। बरेली में खान बहादुर खान थे। इलाहाबाद और बनारस की बात करें तो मौलवी लियाकत अली, ठीक है, मौलवी लियाकत अली। और बिहार में कुंवर सिंह, ये इंडियन यहाँ पे लीडर थे। चौथा क्वेश्चन है, चौथा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सूची मिलाना है। एक सूची है ही नहीं के तरफ, अच्छा ये शायद, अच्छा इस तरफ है, कोई दिक्कत नहीं। इल्बर्ट बिल का आपको ईयर भी याद रखना है, ठीक है, कई बार पूछा गया है। जल्दी से बताइए। 1873, इसको पास किया गया था 1873 में।
1873 से पहले की अगर बात करें तो यहाँ पे इंडियन मजिस्ट्रेट को मुकदमा सुनने का राइट नहीं था गोरों का, ठीक है। ब्रिटिशर्स के जो मुकदमे थे उन पर सुनवाई करने का राइट इंडियन मजिस्ट्रेट को नहीं था, लेकिन एल्बर्ट बिल में ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि वो मुकदमे सुन सकते हैं गोरों का भी, ठीक है। इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी में था, इसी वजह से विरोध भी हुआ था। और इस टाइम पे थे लॉर्ड रिपन। काकोरी षड्यंत्र के टाइम पे लॉर्ड रीडिंग था, और लखनऊ समझौता, ठीक है, ये सर चेम्सफोर्ड है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और डायरेक्ट एक्शन डे के समय ये कौन था, ये लॉर्ड बेबिल थे। तो ये 4 फैक्ट हैं यहाँ पे, हो जाएगा। अभी यहाँ पे मिला लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखें 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बायकॉम सत्याग्रह से संबंधित था। ये हुआ कब था, ये 1924 में स्टार्ट हुआ था, और अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, यानी 2024 शताब्दी वर्ष हुआ है ना बायकॉम सत्याग्रह का। देखो इसी वजह से करंट में था, हिस्ट्री से क्वेश्चन बन गया। इस सत्याग्रह के होने की वजह क्या है, वजह सामंती व्यवस्था थी, वजह सैन्यवादी व्यवस्था थी, वजह रीति रिवाज थे, रिचुअल्स थे। छोटी जातियों को यहाँ पे दूषित माना जाता था, ठीक है। छोटी जातियों को मंदिरों में एंट्री नहीं थी, ठीक है, इवन वो सड़कों पर भी नहीं चल सकते थे। तो यहाँ पे छोटी जातियों के लिए बहुत सारे प्रोहिबिशन थे, ठीक है। इन्हीं के खिलाफ ये आंदोलन था। और एक नाम हम लोग को नहीं भूलना है, जिसे केरल गांधी के नाम से भी जाना जाता है, उनका नाम है के केलप्पन। ये जो सी ऑप्शन में दिख रहा है, इनको क्या बोला जाता है, केरल गांधी। यही पायनियर थे, ठीक है, इस सत्याग्रह के पायनियर यही थे, अग्रदूत यही थे, हो जाएगा। चलिए 6वां क्वेश्चन देखें, कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन में लिखा है, डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ने मुसलीपट्टनम शहर को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मुसलीपट्टनम जगह ही ऐसी थी क्योंकि पोर्ट सिटी थी, ठीक है, बंदरगाह शहर था। अल्टीमेटली कारण तो एक ही रहता है ना, पैसा। इसकी लोकेशन ही ऐसी थी कि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। ये सेंटर माना जाता था इकोनॉमिक एक्टिविटी का, कृष्णा नदी के डेल्टा पर ही स्थित है। तो एक फैक्ट यहाँ से ये बन गया, कृष्णा नदी के ये किनारे पर है मुसलीपट्टनम, तभी तो पोर्ट है। तो जहाँ से पैसा जनरेट हो रहा है, जहाँ से पैसा बन रहा है, उसकी नज़र सब पे रहेगी। कारण पढ़िए, कारण में लिखा है 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। तो ये तो यार लोकेशन पूछ लिया इसकी। मुसलीपट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश कहाँ पे है, ईस्टर्न कोस्ट पे है, वेस्टर्न कोस्ट पे थोड़ी ना, पश्चिमी तट पे थोड़ी ना। तो कारण तो गलत हो गया, ये सही है, बस एजर्सन सही है, ठीक है। चलिए 7वां देखें, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं है। ये वायसराय कब बना था, ये वायसराय बना 1899 में, ठीक है, और 1905 तक रहा। और 1905 की घटना जान ही रहे, बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल डिवीजन। वायसराय की जो बात होती है, ये लॉन्च कब हुई थी, ये पोस्ट वायसराय, ये हम लोग पढ़ते हैं ना 1857 के बाद, है ना, जो एक इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था 1858, यहीं से वायसराय पोस्ट को लॉन्च किया गया था। सबसे पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, है ना, ये सब पढ़ते हैं फैक्ट में। और इसी एक्ट के द्वारा एक नई पोस्ट को भी जनरेट किया गया था, जिस पोस्ट का नाम था स्टेट सेक्रेटरी, है ना, राज्य सचिव, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया था। खत्म होने का मतलब है कि अभी शासन नहीं कर सकते थे, शासन किसके हाथ में चला गया था, रानी के हाथ में, ठीक है। 1858 के बाद शासन जो था भारत का, वो सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट देखती थी, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट। और लॉर्ड कर्जन ने तो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे, है ना, पॉलिसीज लाया था जिनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहा है। पहला स्टेटमेंट है बंगाल का विभाजन, ठीक है, 1905 की बात है, यही था। भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन इसी ने किया था। अकाल आयोग की स्थापना इसी के टाइम पे हुई थी। हंटर आयोग का गठन इसके द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है, हंटर आयोग का गठन, तो ये 1854 की बात है, 1854। और हंटर कमीशन संबंधित किससे था, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन से, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। हंटर का नाम पूरा क्या था, डब्ल्यू हंटर, इन्हीं की अध्यक्षता में इस कमीशन की स्थापना की गई थी। तो इसका गठन आप देख रहे हैं 1854, ये लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्लियर है। चलिए 8वां देखें। 8वां प्रश्न, लाला लाजपत राय के संदर्भ में बताइए। पहला स्टेटमेंट है, उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। ये बिल्कुल करेक्ट है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, है ना, इंडिया सोसाइटी। तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, सर्वेंट्स ऑफ यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे सर्वेंट्स ऑफ पीपल है। अगर पीपल सोसाइटी है तो लाला लाजपत राय साहब हैं, अगर इंडिया सोसाइटी है तो आंसर फिर जी के गोखले साहब हो जाता है, ठीक है। 1905 में इसकी स्थापना की गई थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की, और सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी 1921 सही लिखा है। पहली बात सही है। दूसरी बात है, उन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में भी भाग लिया, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे 2 मेंबर थे, CR दास साहब और लाला लाजपत राय साहब, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था, 1923। आपको डेट भी याद रखना है, 1 जनवरी 1923। क्लियर है। तो यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस खिलाफत पार्टी की स्थापना कब हुई थी, खिलाफत पार्टी, तो
तो आप क्या लगाएंगे आंसर, तब भी आंसर यही लगाएंगे 1923। इसी का दूसरा नाम स्वराज पार्टी है। कांग्रेस खिलाफत पार्टी को ही स्वराज पार्टी बोला जाता था। यहाँ पे स्वराज पार्टी का दूसरा नाम कांग्रेस खिलाफत पार्टी था। देखें नंबर क्वेश्चन देखें, श्रमिक संघ आंदोलन यानी ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो था, इसकी शुरुआत से पहले भारत का पहला श्रमिक नेता किसे माना जाता है? एक एसोसिएशन का नाम है बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी एनएम लोखंडे के द्वारा। एनएम लोखंडे, पूरा नाम पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है नारायण मेघाजी लोखंडे। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। पहले लेबर रीडर यही हुआ करते थे। एक एसोसिएशन आपको ध्यान रखना है 1918 का। 1918 में स्थापना की गई थी मद्रास श्रमिक संघ की। ठीक है, मद्रास श्रमिक संघ पूछा जाता है क्वेश्चन, आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा होगा। 1918 में मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना होती है बीपी वाडिया के द्वारा। क्लियर है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है इस क्वेश्चन में। चलिए 10वां क्वेश्चन देखें, जमींदारी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हम लोग यहाँ पे 2-3 तरीके की व्यवस्था पढ़ते हैं। एक जमींदारी व्यवस्था पढ़ते हैं, है ना, एक रैयतवाड़ी व्यवस्था पढ़ते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था भी होती है। तो देखो जैसे रैयतवाड़ी में हम लोग पढ़ते हैं, रैयत का क्या मतलब होता है? रैयत का मतलब किसान होता है। वहाँ पे किसान डायरेक्ट टैक्स देते थे अंग्रेजों को, ठीक है। लेकिन जमींदारी व्यवस्था में यहाँ पे किसान और अंग्रेजों के बीच में एक इंसान और था जिसे बोलते हैं जमींदार। ठीक है, यही भूमि के असली मालिक थे, यही वसूल करते थे टैक्स को। किससे? किसान से। किसान से वसूल करके जमींदार ये पैसा फिर अंग्रेजों को देते थे। तो यहाँ पे बिचौलिया कौन था? बिचौलिया था जमींदार। अब यहाँ पे पढ़िए स्टेटमेंट पढ़िए, इसने निश्चित किराए या अधिभोग अधिकारों के प्रावधान के बिना सदस्यों के भूमि अधिकारों को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। ये बिल्कुल करेक्ट है। टैक्स का जो कलेक्शन करता था वो जमींदार ही करता था, फिर उसको फिर आगे फॉरवर्ड करता था। इसे वर्ष 1793 इंपॉर्टेंट ईयर है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से पेश किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। ये स्थायी बंदोबस्त जो है परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। यहाँ पे 3 फैक्ट हैं, तीनों याद रखना है। दूसरी बात भी सही है। तीसरी बात है यहाँ पे, इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जमींदारी प्रथा की विशेषता नहीं थी, ये रैयत सिस्टम था। ठीक है, ये रैयत प्रथा थी, तो तीसरी बात गलत है। चौथा है, यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा में प्रचलित था। ठीक है, इसके साथ साथ आप यूपी में भी जोड़ लीजिए और मध्य प्रदेश में भी जोड़ लीजिए, यहाँ पे सब जमींदारी व्यवस्था थी। गलत पूछा था यहाँ पे, सी ऑप्शन सही है। क्लियर है। 11वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस AITUC से बोलते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसको शॉर्ट में एटक भी बोलते हैं। ठीक है, एटक। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1920 में। पहला फैक्ट आपको ये जानना है, जब ये संघ बना, जब ये यूनियन बनी, तो इनके जो चेयरमैन थे, चेयरमैन किसे चुना गया? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ये अध्यक्ष थे। ठीक है, और दूसरे इंसान थे चमन लाल, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ चमन लाल, इनको चुना गया था महासचिव। ठीक है, जनरल सेक्रेटरी। पहले स्टेटमेंट में लिखा है लाला लाजपत राय को एटक के पहले महासचिव के रूप में चुना गया था। गलत है, क्योंकि लाला लाजपत राय को अध्यक्ष के रूप में चुना गया, ना कि महासचिव के रूप में। पहली बात गलत है, महासचिव तो चमन लाल थे। दूसरी बात है, कांग्रेस के वर्ष 1922 में गया अधिवेशन में एटक के गठन का स्वागत किया गया और इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया गया। ये बात सही है। ठीक है, केवल 2 हो जाएगा। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। 4 यहाँ पे ऑप्शन हैं, हंटर शिक्षा कमीशन, चार्ल्स वुड डिस्पैच, ली कमीशन और रेले कमीशन। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा हम लोग पढ़ते हैं चार्ल्स वुड को। ठीक है, पहले तो इनका टाइम देख लेते हैं। 1854 में कौन था? डलहौजी था। ठीक है, हंटर शिक्षा कमीशन ये 1882 की बात है। ली कमीशन ये 1902 में आया था और रेले कमीशन ये 1924 में आया था। और जब आपके पास ईयर है तो यहाँ पे वाइसरॉय कौन कौन था आप आसानी से आप लगा सकते हैं। 1882 में कौन था? 1880 तक अगर बात करें तो लिट्टन हुआ करता था, है ना। लिट्टन के बाद फिर रिपन आए। ठीक है, डफरिन से पहले रिपन थे, या फिर ये कह लीजिए कि रिपन के बाद, जस्ट रिपन के बाद कौन आया? डफरिन आया 1885 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1854 में यहाँ पे डलहौजी थे। ठीक है, डलहौजी। 1902 में लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, और 1924 में बताइए। 1924 के लिए आप 1921 से सीखिए, 1921 से 1924, है ना। इस बीच में तो बहुत कुछ यहाँ पे घटनाएं हुई थी। 1921 से 1926 तक यहाँ पे, ठीक है, सॉरी 1926 तक लॉर्ड रीडिंग हुआ करता था। स्वराज पार्टी का गठन भी हुआ इसी टाइम पे, चौरी चौरा कांड भी हुआ। यहाँ पे रेले कमीशन के टाइम पे कौन हुआ? लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, अब इनका पर्पस सीख लेते हैं। हंटर ये जो एजुकेशन कमीशन था 1882 में आया। ठीक है, इंडियन एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए लाया गया था, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये लाया गया था, है ना। प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए लाया गया था। ये सब चीज़ें थी। चार्ल्स वुड डिस्पैच ये जान ही रहे, ये अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा को यहाँ पे लॉन्च करना इसका मेन पर्पस था।
ली कमीशन ये सिविल सर्विसेज के लिए था, ये की पॉइंट यहाँ पे सिविल सर्विस याद रखना। और रैले कमीशन ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए था, विश्वविद्यालय के लिए, ठीक है। हंटर एजुकेशन कमीशन सीखा, चार्ल्स वुड डिस्पैच सीखा, ली कमीशन सिविल सर्विसेज सीखा और रैले कमीशन ये यूनिवर्सिटी सीखा। ईयर भी आपके पास है, अब यहाँ पे ये मिला लेना हो जाएगा। चलिए देखें, ये 13 में क्या है, पावना विद्रोह संबंधित किससे है। ये मेन वजह इसकी क्या थी, वजह बताइए। वजह था टैक्स, ठीक है, टैक्सेशन, जबरन टैक्सेशन, ये जमींदारों के द्वारा जो वसूला जाता था किसानों से। पावना ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है, ध्यान रखना है। पूर्वी बंगाल का हिस्सा यानी पटना, बिहार की बात हो रही है उस समय के। तो यहाँ पे ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ जमींदारी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन, ठीक है। इसका टाइम फ्रेम याद रखना, ये 1872 से 1875, ठीक है, 1875। देखें 14 क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यूपी किसान सभा का गठन किया गया, फैक्चुअल क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। 1918 में इस सभा का गठन किया गया था और इस सभा की स्थापना करता थे इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और ट्रिपल एम यानी मदन मोहन मालवीय। 15वां क्वेश्चन में है, वारेन हेस्टिंग्स ने निम्नलिखित उद्देश्य से कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। पर्पज एक ही था, ताकि वारेन हेस्टिंग्स को जो क्रीम इंडियंस हैं उनकी सप्लाई होती रहे, ठीक है, जो योग्य भारतीय हैं उनकी आपूर्ति निरंतरता से होती रहे। बी ऑप्शन पढ़िए, कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों को तैयार करना। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इनके बारे में थोड़ा सा बताइए, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं। ये पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के, है ना। 1774 70-75 में इसने रिजाइन कर दिया था। और इसके बारे में एक खास बात और है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के पद पर आया था, ठीक है, क्लर्क था ये। इसी के टाइम पे पहला एंग्लो मराठा वॉर होता है, इसी के टाइम पे पहला एंग्लो मैसूर वॉर भी होता है ना। इसी के टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये पास होता है। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग पढ़ते हैं, डुअल सिस्टम जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया था, इसने एबोलिश कर दिया था। और मुगल शासकों को जो एनुअल ट्रिब्यूट दिया जाता था ये भी इसने खत्म कर दिया था। ये कुछ बातें इसके बारे में थी, ठीक है, कर लेंगे। चलिए 16 देखिए, 16 में क्या है, सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड के बारे में बताएं। अब यहाँ पे एक एक करके चीज़ें देखते हैं। ब्रिटिश पीएम की अगर बात करें, ब्रिटिश पीएम हुआ करते थे उस समय पर रामसे मैकडोनाल्ड। इनने क्या किया था, इन्होंने घोषणा की थी, ईयर भी आपको ध्यान रखना है, 1932 में। ये था क्या, ये सांप्रदायिक पंचायत क्या था, यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था थी, यहाँ पे अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी थी और कुछ सीटें भी आरक्षित कर दी थी। किसको, दलित वर्गों को, ठीक है, दलित वर्गों को और माइनॉरिटी को। और यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, डुअल वोट, दोहरा वोट जो था, इसकी व्यवस्था थी दलित वर्गों के लिए, वो 2 बार वोट दे सकता था। एक तो जो उनका अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी कम्युनल अवार्ड के तहत उसमें, और दूसरा जो एक जनरल निर्वाचन क्षेत्र था उसमें वो यूज कर सकता था, ठीक है, और दलित वर्गों के लिए था ये। और तीसरी बात है, यहाँ पे महिलाओं को जो सीटें यहाँ पे आरक्षित की गई थी वो 33% नहीं, केवल 3% की गई थी। और सभी प्रांतों में नहीं किया गया था ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत था, यानी उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जो था, उसको छोड़कर सभी प्रांतों में महिलाओं का जो रिजर्वेशन था वो 3% था। यहाँ पे 33% लिखा है, तो ये बात गलत है, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स आपको याद रखना है कम्युनल अवार्ड के बारे में। तो यहाँ पे केवल एक सही हो जाएगा। इसको लोथियन समिति भी बोलते हैं, ठीक है, यानी एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम है लोथियन समिति। इसी ने ये जो कम्युनल अवार्ड की बात है, इसी ने रिकमेंड किया था कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, लोथियन समिति। चलिए 17वां क्वेश्चन है, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, फैक्चुअल क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। ये महात्मा गांधी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1895। साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस के साथ भेदभाव होता था उसी के खिलाफ लड़ने के लिए इसका प्रोविज़न किया गया था, इसका गठन किया गया था। देखें 18वां क्वेश्चन देखें, 1857 का जो रिपोर्ट था इसके बारे में किसने कहा, ये बताना है यहाँ पे। अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का मुस्लिम षड्यंत्र था 1857 का रिवोल्ट, ठीक है, ये आउटरम ने बोला था ऐसा, ये करेक्ट है। अंग्रेजों द्वारा पूर्व में ही प्रारंभ सामाजिक प्रगति का विस्तार था, ये कार्ल मार्क्स ने बोला था, ये बात भी सही है, ये याद रखना सारे स्टेटमेंट, ठीक है। और राष्ट्रीय उत्थान 1857 को राष्ट्रीय उत्थान बोला गया, वॉर अगेंस्ट नेशनल राइजिंग का ये रिवोल्ट था, ये बेंजामिन डिसराइली साहब ने बोला था ऐसा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और एक इंसान थे जिन्होंने बोला था ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध है, 1857 का रिवोल्ट ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध है। आर होम्स के द्वारा नहीं बोला गया था, ये रीस के द्वारा बोला गया था, रीस, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, रीस के अनुसार था ये स्टेटमेंट, आर होम्स के द्वारा नहीं, ये बात गलत है, सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, गलत पूछा था, ठीक है। देखें 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली बात लिखी है, ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1889 में ब्रिटेन में की गई थी। क्या क्या फैक्ट आपने यहाँ पे सीखा, 1889 में और ब्रिटेन में, 2 फैक्ट है। ब्रिटिश कमेटी का नाम क्या है, ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। किसने किया था,
ये किसकी सब्सिडियरी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही स्थापना की थी ब्रिटेन में 1889 में। दूसरी बात है, इसका उद्देश्य ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना। सिंपल है, ये ऑब्जेक्टिव हुआ ही करता था। जितनी भी एसोसिएशन, जितने भी यूनियन, जितने भी इस तरीके की कमेटी बनती थी विदेशों में इंडियन स्ट्रगल के टाइम पे, उनका मेन पर्पज यही था, ठीक है, भारतीय मुद्दों को वहाँ पे बताना लोगों को कि ये लोग कर क्या रहे हैं भारत में। दोनों बातें यहाँ पे सही है। देखें 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ विलय हो गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। वाइसराय कौन था? डफरिन था, ठीक है। 1885 से पहले एक और इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन हुआ करती थी जिसका नाम है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसकी स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब, और एक और थे इनके साथ आनंद बोस साहब, ठीक है, आनंद मोहन बोस साहब। इन दोनों ने स्थापना की थी भारतीय राष्ट्रीय संघ की, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का विलय हो गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ में। ये बात है 1886 की बात है, कलकत्ता में विलय हुआ था। क्लियर है? चलिए इतना कीजिए, फिर देखते हैं आगे। थैंक यू।